हमारे पास जो सेल हैं उनको हम समांतर क्रम में आज कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में और देखेंगे कि उससे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, चेंज हुआ या नहीं हुआ, करंट में क्या परिवर्तन आया, रेसिस्टेंस का क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखना चाहते हैं। तो हमने ये सेल्स को कंबाइंड करके रखा हुआ है पैरेलल में। कैसे कंबाइंड करते हैं एक बार देखते हैं जरा। यहाँ पर मैंने कई सेल्स ले रखी हैं, 1 2 3 4 5 सेल तो दिख रही हैं आपको, और बीच में क्योंकि मैं n सेल्स लेना चाहता हूं तो बीच में बहुत सारी सेल्स ऐसा लाइन में लगी होंगी। यहां पर मैंने n सेल्स लिख करके आपको दिखाया हुआ है। तो यहां से यहां तक टोटल n सेल लगी हुई है ये हम मान लेते हैं, क्योंकि n सेल्स को सबको हम दिखा नहीं सकते, तो हमने कुछ सेल्स दिखाई हैं और कुछ को नहीं दिखाया है। इन सभी सेल्स में आप देखें हमने अपनी सुविधा के लिए सबका विद्युत वाहक बल एक जैसा, सबका इंटरनल रेसिस्टेंस भी एक जैसा हमने मान लिया हुआ है कि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल E है और सभी सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r के बराबर है। समांतर क्रम में जब इन सेलों को कनेक्ट किया जाएगा तो ये सेल्स कैसे कनेक्ट होंगी आप एक नजर देखें। आप देख सकते हैं ये इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां भी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इन कॉम्बिनेशन में एक स्पेशलिटी है जो आप देख रहे होंगे, जितनी भी सेल हमने यहां पर कनेक्ट की हैं उन सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल आप ध्यान से देखें, सबके पॉजिटिव टर्मिनल ऐसा आकर के बिंदु A से जुड़ रहे हैं। आप देखें सबके पॉजिटिव टर्मिनल बिंदु A से जुड़े हुए हैं और सबके नेगेटिव टर्मिनल्स देखिए B से, इसका नेगेटिव B से, इसका नेगेटिव टर्मिनल B से। तो जितनी भी सेल्स यहां पर कंबाइंड की हैं सबके नेगेटिव टर्मिनल्स बिंदु B से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा सेल्स का उसे हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमने उसका नोट भी कर दिया है कि सेलों के समांतर संयोजन में मींस जब सेलें समांतर क्रम में जुड़ी होंगी तब सभी संयोजित सेलों जितनी सेल्स को कंबाइंड किया होगा तो सभी कंबाइंड सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल होंगे वो एक बिंदु से तथा उनके जो नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे, उनके जो ऋण टर्मिनल होंगे वो एक दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और ये बड़ा आसान है, आप सभी भी ये कर सकते हैं। आप सभी ने अपने घर में टॉर्च वाले सेल्स तो देखे ही होंगे, घड़ी में पड़ते हैं वो भी सेल आपने देखे हैं, छोटे से रिमोट में पड़ते हैं, घड़ी में पड़ते हैं, वो सभी सेल्स आप सबने देखे हुए हैं। और अगर आप उनको समांतर क्रम में जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसा जोड़िए। उनमें सेल में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बना के दिखाया था कि सेल इस तरीके की बनी होती है, इसमें यहां बीच में एक ऐसी कैप जैसी होती है, तो ये होता है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और इसकी जो बैक साइड होती है वो सेल का नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब अगर इस प्रकार की हमने n सेल ले ली, कितनी भी ले लो आप, 10 ले लो, 5 ले लो, उन सभी के पॉजिटिव टर्मिनल्स से तार कनेक्ट करके एक बिंदु पर जोड़ दीजिए, एक बिंदु पर, और सभी के नेगेटिव से कनेक्ट करके एक दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे। सो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ऐसा ही एक चित्र आपकी स्क्रीन पर भी इस समय मौजूद है। आप इस चित्र में देखें, हमने यहां पर 1.5 वोल्ट की कुछ सेल्स को कनेक्ट किया हुआ है, समांतर क्रम में कनेक्ट किया हुआ है, और आप सभी इस समय देख रहे हैं कि सभी सेल्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो एक बिंदु से जुड़े हुए हैं। आप देखें सबके पॉजिटिव टर्मिनल एक बिंदु से, और सभी के जो नेगेटिव टर्मिनल हैं वो एक दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हैं, लेकिन पॉजिटिव सब एक जगह, नेगेटिव सब एक जगह कनेक्टेड है। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम बोलते हैं सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, आज इसी को हमको स्टडी करना है। अब हम क्या करेंगे, इन सब के
क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ए और बी के बीच में किया गया है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम बैटरी बोलेंगे। बैटरी इज नथिंग बट इट इज ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इट इज ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेलों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये पूरी की पूरी इसमें एक सिंगल सेल अगर लेते हैं तब तो वो सेल है, लेकिन पूरे कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो ये एक बैटरी है। अगर ये एक बैटरी है तो इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहां पर है और इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहां पर है? इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स ए से जुड़े हैं तो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। सारे सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल्स बिंदु बी से जुड़े हैं तो ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। सो ए इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड बी इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब हम जहां पर भी इस कॉम्बिनेशन से, इस बैटरी से जहां कहीं भी हम करंट को लेना चाहते हैं, जहां कहीं भी हम ईएमएफ लेना चाहते हैं, वहां उसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। कहां पर कनेक्ट करेंगे? इन्हीं दो बिंदुओं ए और बी के बीच में कनेक्ट करेंगे। तो ए और बी के बीच में अब हम अपना एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने यहां पर लगा दिया एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर। ओके, तो ये एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर हमने ए और बी के बीच में बैटरी के साथ में इसे कनेक्ट कर दिया। यही हो सकता है, हमारी कार का सेल्फ स्टार्टर हो सकता है, कार का हेडलाइट हो सकती है, हॉर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉम्बिनेशन से जहां भी हमको करंट भेजनी है वो ये लोड हो सकता है। अच्छा, अब इसमें हमें सारी चीजें 1 बाय 1 स्टडी करनी है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं ईएमएफ क्या होगा इस पूरी बैटरी का। तो ईएमएफ क्या होता है आप थोड़ा सा सोचिए। आपको बताया गया है कि किसी एक कूलॉम के आवेश को, एक कूलॉम के आवेश को पूरे परिपथ में एक चक्कर लगाने के लिए सेल जितनी एनर्जी देता है उसे ही हम उस सेल का ईएमएफ कहते हैं। सिमिलरली बैटरी का ईएमएफ क्या होगा? एक कूलॉम के चार्ज को इस परिपथ में पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में ये बैटरी उसको जितनी एनर्जी देगी उसे हम उस बैटरी का ईएमएफ बोलेंगे। अब ध्यान से सभी देखें, ये जो इस बैटरी का एक्सटर्नल सर्किट है ये यहां से यहां तक, फिर से ए से स्टार्ट करके ये वाला एक्सटर्नल सर्किट है। इस बाहरी सर्किट में तो कोई सोर्स नहीं है क्योंकि एनर्जी देने का काम तो बैटरी का होगा ना, तो यहां तो कोई बैटरी इधर नहीं लगी हुई है। ठीक, एनर्जी देने वाले यहीं पर हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर यहां पर है तो मैंने यहां से क्या किया, एक कूलॉम के चार्ज को एंटर करवाया। अगर एक कूलॉम का चार्ज यहां से एंटर करेगा और बी से ए तक आएगा, क्योंकि बी से ए तक के ही बीच में हमारी पूरी बैटरी है, इसके बाद नहीं है, उसके पहले उधर नहीं थी। तो जब एक कूलॉम का चार्ज हम यहां से एंटर करवाएंगे तो अब आप देखिए उसको बी से ए तक आने के लिए कितने रास्ते हैं। आंसर है, अगर ये n सेल्स लगी हुई हैं ऐसे आपने, तो बी से ए तक आने के लिए उसके पास n पाथ हैं, उसके पास n रास्ते हैं। अब वो एक बार में कितने रास्ते से होकर आ सकता है? तो उसको B से A तक आना है और एक बार में किसी एक ही रास्ते से तो आ सकता है। अगर वो चाहे तो एक कूलॉम का चार्ज जब हम B में डालेंगे, B से इंटर करवाएंगे, तो वो इस रास्ते से होकर यहां से ऐसा A तक आ सकता है। वो B से इंटर करेगा, यहां जाएगा, फिर यहां से इस सेल के अंदर से आएगा, यहां A पर आ सकता है। ऐसा ही B पे जाएगा, सीधे भी वो इस सेल के अंदर से A तक आ सकता है। तो एक कूलॉम का चार्ज जो B से एंटर करेगा, A तक पहुंचने के लिए उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं और वो किसी भी रास्ते को अपना सकता है। लेकिन वो किसी भी रास्ते को अपनाएगा
उसके रास्ते में पड़ेगी एक ही सेल। आप चेक कर लीजिए, अगर वो बी से ए तक आना चाहता है तो चाहे वो इस रास्ते से होकर आए तब भी उसके रास्ते में एक ही सेल पड़ी, अगर वो यहां से ऐसा होकर आएगा तब भी उसके रास्ते में एक ही सेल पड़ी हुई है, अगर वो यहां से होकर आएगा तब भी उसके रास्ते में एक ही सेल आ रही है, डायरेक्ट आ जाएगा तो भी एक ही सेल आ रही है, उधर से ना जाकर ऐसे आके फिर यहां से ऐसा ए तक आएगा तो भी उसके रास्ते पर एक ही सेल आ रही है। क्या इस कॉम्बिनेशन में बी से ए के बीच में कोई एक ऐसा रास्ता है जिसमें जब एक कूलॉम का चार्ज बी से ए पर जाना चाहेगा तो एक से ज्यादा सेल उसको मिलेंगी? ऐसा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। और अगर ऐसा कोई रास्ता नहीं है तो वो जब इस रास्ते से आएगा तो भी एक सेल उसको एनर्जी देगी, इस रास्ते से आएगा तो ये सेल एनर्जी दे देगी, इससे आएगा तो ये सेल एनर्जी दे देगी। हमारे बताने का मतलब यूं कि बी से ए तक एक कूलॉम के चार्ज को जब हम भेजेंगे तो वो चाहे जिस रास्ते से आएगा उसको रास्ते में मिलना एक ही सेल है और एक ही सेल उसको एनर्जी देगी। और एक सेल अगर एनर्जी देगी तो कितनी देगी? तो एक सेल का ईएमएफ तो ई है, वो एनर्जी कितनी दे देगी? ई एनर्जी दे देगी। सीरीज में क्या होता था, थोड़ा सा याद करिए। सीरीज में यह होता था कि जब बी से ए तक चार्ज आना चाहता था, आपकी कॉपी में नोट है, आप पीछे से पन्ने पलट के चेक कर सकते हैं कि जब वो बी से ए पर आना चाहेगा तो उसको एक सेल पार करनी पड़ती थी या उसको एन सेल पार करनी पड़ती थी। तो कंपल्सरीली उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, कंपल्सरीली उसको एन सेल्स पार करनी पड़ती थी। उसकी मजबूरी समझिए या उसका वो रास्ता ही था, बिना एन सेल पार किए वो ए तक नहीं पहुंच सकता था। इसलिए उसको हर सेल एनर्जी देती थी और एक सेल ई एनर्जी देती थी। हर सेल जब ई एनर्जी देगी तो एन सेल्स मिलाकर एन ई एनर्जी उसके पास हो जाती थी। लेकिन इन दिस कॉम्बिनेशन यू आर सीइंग कि जब वो बी से ए तक जाना चाहेगा उसके पास एक से ज्यादा रास्ते हैं और वो चाहे जिस रास्ते पे जाएगा हर रास्ते पर एक ही सेल उसको पड़ेगी और एक ही सेल उसको एनर्जी देगी। तो उसके पास एन ई एनर्जी आएगी या ई एनर्जी आएगी, यू कैन डिसाइड नाउ। केवल ई एनर्जी उसको मिलेगी। तो एक कूलॉम का चार्ज बी से एंटर करेगा, ए तक पहुंच जाएगा और उसको कितनी एनर्जी मिलेगी इस कॉम्बिनेशन में? केवल ई एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? ईएमएफ हो गया बैटरी का। हमने ये तो डिसाइड किया। उसके बाद वो ई एनर्जी यहां पर आएगा, खर्च करेगा, फिर यहां पर आ जाएगा, तो पूरा एक चक्कर लगाएगा। जब बी से चला यहां पर आया, ई एनर्जी मिल गई, फिर यहां पर आ गया, पूरा एक चक्कर में लगा, ई एनर्जी उसको मिली। यही तो ईएमएफ है। तो हमारे इस कॉम्बिनेशन का जो नेट ईएमएफ होगा वो कितना होगा? कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? ई। इस बार कुल विद्युत वाहक बल एन ई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब हम और आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस की बात करिए। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो एक ही है, कैपिटल आर। बाह्य प्रतिरोध जिसे आप बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाकी सारे इंटरनल रेजिस्टेंसेस में लगे हुए हैं। अब हमें बी और ए के बीच का रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें तो रेजिस्टेंस चाहिए कि अगर कोई चार्ज इसमें पूरा एक चक्कर लगाएगा तो उसके रास्ते पर टोटल कितना रेजिस्टेंस आ सकता है, हमें यह कैलकुलेट करना है। अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को देखिए और मुझे बताइए कि इस कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हैं कहां से कहां तक वो रेजिस्टेंसेस पैरेलल हैं और कहां से कहां तक वो रेजिस्टेंस सीरीज में है। देखें, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा बट इट्स वेरी इजी। आपने पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स तो आप पूरी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। जब बी से ए के बीच में आप केवल इतना देखेंगे तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर भी पढ़ाया है आपको। जब बी से ए तक आप देखेंगे तो यहां इतने सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं,
आर 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 आर। ये सब कौन से रास्ते, ये सब किस क्रम में लगे हैं आप देख के बता सकते हैं। ये सब पैरेलल में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। तो चार्ज जो भी बी से एंटर करेगा उसको ये सारे रेसिस्टेंसेस कौन से क्रम में मिलेंगे, समांतर क्रम में। इसके बाद ए पर आ जाएगा। अब ए पर आने के बाद जब वो चलेगा तो इस रेसिस्टेंस को भी उसे पार करना पड़ेगा। पूरा एक चक्कर लगाने के लिए इस रेसिस्टेंस को पार नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसको इस रेसिस्टेंस को भी पार करना पड़ेगा। तो यहां से और यहां तक के बीच में जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं ये सब समांतर क्रम में है। उसके बाद ये, क्योंकि इसको जरूर उसे पार करना पड़ेगा, तो फिर ये रेसिस्टेंस उसके साथ कौन से क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। तो सबसे पहले मैं एक काम करना चाहता हूं, पूरी बैटरी का मैं कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहता हूं। तो यहां पर मैं नोट करूंगा बैटरी का या संयोग का आप बोल सकते हैं। कुल आंतरिक प्रतिरोध। वैसे तो मुझे पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए, लेकिन मैं एक एक करके निकालूंगा। पहले मैं पूरी बैटरी का निकालूंगा, फिर पूरे सर्किट का निकालूंगा। बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध आप थोड़ा ध्यान से देखें। ये पूरी जो बैटरी है हमारी, इस बैटरी में एन सेल लगी हुई है और सबका अपना अपना एक रेसिस्टेंस है स्मॉल आर। इसका मतलब है ये सारे रेसिस्टेंसेस आपस में समांतर क्रम में लगे। और कितने हैं ये, तो जितने सेल हैं उतने हैं, यानी कि एन है ये। अब थोड़ा सा याद कीजिए कि एन समान प्रतिरोध है और समांतर क्रम में लगे हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे। एन समान प्रतिरोध समांतर क्रम में है, तो उसका हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करते थे। कोई एक रेसिस्टेंस ले लेते थे और अपॉन नंबर ऑफ रेसिस्टर्स ले लेते थे, आर अपॉन एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन इक्वल एन सेम रेसिस्टर्स इन सीरीज, what will be equivalent resistance n into r, and n equal resistors in parallel, what will be its equivalent resistance, r upon n. So you should remember these all the things all the time, that n same resistors in series n into r, n same resistors in parallel r upon n. तो यहां पर जो बैटरी है हमारी उसमें n सेम रेसिस्टर्स इन पैरेलल हैं, तो बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध है R अपॉन n। ठीक है। अब परिपथ का, ये तो पूरी बैटरी का निकल करके आ गया, पूरे संयोग का। अब इसमें एक ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी है, तो जब चार्ज पूरे सर्किट में ऐसा चलेगा तो B से A तक जब जाएगा तो उसको इतना रेसिस्टेंस पार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब ए से आगे चलेगा तो ये रेसिस्टेंस भी उसको श्रेणी में पार करना पड़ेगा। इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध R अपॉन एन तो इंटरनल हो गया, उसके साथ चार्ज को ये एक्सटर्नल भी पार करना पड़ेगा और उसके साथ ये सीरीज में है, इसलिए हम यहां पर प्लस कैपिटल R कर देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, एलसीएम ले लीजिए तो आपको ये कैलकुलेशन होके मिलेगा स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R अपॉन n। ये परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल करके आ गया। ठीक है, तो हमने कुल विद्युत वाहक बल निकाल लिया, कुल प्रतिरोध निकाल लिया। अब हम आते हैं कि परिपथ में हमको कितनी करंट मिलेगी, इस कॉम्बिनेशन से ये हम पता लगाते हैं। संयोग द्वारा प्राप्त विद्युत धारा, करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
संयोग द्वारा। तो ये कौन सा संयोग हमने किया है? समांतर संयोजन किया है। तो संयोग द्वारा प्राप्त विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, आईपी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है करंट का? हमने पढ़ा है कुल विद्युत वाहक बल कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, सो करंट ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल क्या है? E अपॉन कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? तो परिपथ का कुल प्रतिरोध है स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R अपॉन n। स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R अपॉन n, इस तरह से। तो ये करंट ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन हम इस पे करना चाहते हैं, इसलिए IP इज इक्वल टू, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये n पलट करके इस E के साथ में आ जाएगा। इस तरह से इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी NE अपॉन स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R। ये फॉर्मूला आ गया कि जब हमने सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया है उस समय उस कॉम्बिनेशन से मिलने वाली टोटल करंट का फॉर्मूला ये होगा। अब एक चीज थोड़ा यहां पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब आपने सेलों का श्रेणी क्रम संयोग बनाया था तो वहां पर जो करंट मिल रही थी उसका फॉर्मूला क्या था? मैं एक झलक आपको दिखलाता हूं। IS इज इक्वल टू NE अपॉन कैपिटल R प्लस n इंटू स्मॉल r। आप अपनी कॉपी में आपने नोट किया हुआ है, वहां से आप फॉर्मूले को देख सकते हैं कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में करंट का ये फॉर्मूला था और सेलों के समांतर क्रम संयोजन में करंट का ये फॉर्मूला है। अब दोनों फॉर्मूलों में आप समानताएं भी चेक कर सकते हैं और उनमें डिफरेंस भी देख सकते हैं। दोनों फॉर्मूलों में समानता बेटा ये है कि दोनों फॉर्मूलों का जो न्यूमरेटर है उसमें n इंटू ई है। अगर दोनों बार आपने n सेलों को ही कंबाइंड किया है तो दोनों करंट के फॉर्मूलों में न्यूमरेटर दोनों का n मल्टीप्लाइड बाई ई है। डिनोमिनेटर में आप देखिए, डिनोमिनेटर में जब हम देखते हैं तो पैरेलल में स्मॉल कैपिटल R के साथ n है और यहां पर सीरीज में स्मॉल r के साथ n है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है और ये आप सबको याद रखना है आवाज से। क्या कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो सेल्स का या सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दोनों से मिलने वाली करंट का जो न्यूमरेटर होगा वो सेम है। कितना होगा? n इंटू ई। अब सीरीज कॉम्बिनेशन डिनोमिनेटर की बात करिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में n कैपिटल R के सीरीज कॉम्बिनेशन में n स्मॉल r के साथ रहेगा प्लस कैपिटल R रहेगा, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में n कैपिटल R के साथ रहेगा, स्मॉल r प्लस में रहेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबको इसे ध्यान रखना है। अब ये तो कॉम्बिनेशन से मिलने वाली करंट हो गई। कॉम्बिनेशन से जो करंट मिलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से आएगी और ऐसा नेगेटिव टर्मिनल की ओर चली जाएगी। यहां जो भी करंट है वो हमने IP मानी है, करंट ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये करंट ही है जो कि यहां आप देख रहे हैं। इसके साथ में एक चीज और करना चाहता हूं कि अगर मैंने इतनी सेल्स कंबाइंड ना की हुई होती, केवल एक सेल ही जोड़ा होता एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ, तो मुझे कितनी करंट मिलती? एक सेल से मिलने वाली धारा, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी जब अभी मैं कंपेयर करूंगा। एक सेल से मिलने वाली धारा
एक सेल से मिलने वाली वैद्युत धारा I विल बी E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। क्योंकि एक सेल अगर मैं जोड़ूंगा इसके साथ, तो मैं फिर से बता दूं आपको, ये कैपिटल R स्मॉल r पॉजिटिव नेगेटिव इसका EMF E है। तो अगर मैं एक सेल जोड़ूंगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R के साथ में, तो वो कनेक्शन ऐसी होगी। उस समय एक सेल से जो धारा मिलेगी उस धारा को हम नाम दिया है हमने I। वो I कितनी होगी? E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ठीक है। अच्छा, तो हमने कॉम्बिनेशन से मिलने वाली करंट भी फाइंड कर ली, हमने एक सेल से मिलने वाली करंट भी फाइंड कर ली है। अब फिर से हम कुछ स्पेशल केसेस देखना चाहते हैं। स्पेशल केसेस में आपने जब सीरीज कॉम्बिनेशन किया था तो भी स्पेशल केसेस देखे थे, आज फिर हम देखना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैटरी से जो भी हम लोड ऑपरेट करते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं आपको, आप ध्यान से सुन लीजिए। या तो वो बहुत ज्यादा करंट लेने वाले लोड हो सकते हैं, और या तो वो कम करंट लेने वाले लोड हो सकते हैं। ज्यादा करंट लेने वाले लोड जो होंगे उनका रेसिस्टेंस कैसा होगा? उनका रेसिस्टेंस कम होगा। क्यों? करंट का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, I इज इक्वल टू V अपॉन R। जो ज्यादा करंट को लेने वाले होंगे उनका रेसिस्टेंस कम होगा, और जो लोड कम करंट लेते हैं उनका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे कार का सेल्फ स्टार्टर ज्यादा करंट लेता है, इसलिए उसका रेसिस्टेंस कैसा होगा? कम। कार की हेडलाइट्स, बड़ी बड़ी हेडलाइट्स जलाते हैं, ज्यादा करंट लेती हैं, उनका रेसिस्टेंस कैसा होगा? कम। कार का हॉर्न, अचानक से मुझे हाई करंट चाहिए उस पे, इसलिए उसका रेसिस्टेंस भी कैसा होगा? कम। तो ये जितनी भी हैवी मशीन हैं जो एकदम से हाई करंट लेती हैं उनका रेसिस्टेंस कम होता है। दूसरी ओर हमारे पास ऐसे भी सर्किट हो सकते हैं, ऐसे भी लोड हो सकते हैं जो कम करंट ड्रॉ करते हैं। जैसे टॉर्च का बल्ब बहुत कम करंट लेता है, अगर वो बहुत कम करंट लेता है इसलिए उसका रेसिस्टेंस कैसा है? बहुत ज्यादा है। तो ऐसे भी सर्किट हो सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के लोड हो सकते हैं, या तो उनका रेसिस्टेंस बहुत कम होगा या उनका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। मैं सबसे पहले ले लेता हूं कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस स्मॉल r से बहुत ज्यादा है, मींस हमारा जो लोड है उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या आप पहले कंडीशन ले लीजिए कि बहुत कम है। क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हमने किया हुआ था, इसको पहले लिया था, इसलिए मैं यहां पर भी इसे पहले लिए ले रहा हूं। इफ कैपिटल R इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, ऐसा कहां पर होगा? अगर कैपिटल R बहुत छोटा है, इसका मतलब आपका लोड ऐसा है जिसका प्रतिरोध बहुत कम है। प्रतिरोध बहुत कम है, इसका मतलब वो करंट क्या करता होगा? ज्यादा लेता होगा। करंट ज्यादा लेता होगा तो ऐसे कौन से हैं? अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको बताए थे। एग्जाम्पल के रूप में कार का सेल्फ स्टार्टर है, हेडलाइट है, हॉर्न है, ये सब हाई करंट लेते हैं। हाई करंट लेते हैं इसलिए इनका रेसिस्टेंस कैसा? कम है। तो हम इनमें बात करते हैं, इनमें कॉम्बिनेशन से कितनी करंट आपको मिलती है? संयोग द्वारा प्राप्त विद्युत धारा। तो अगर हम समांतर क्रम में जोड़ा है और हम अपना कार का सेल्फ स्टार्टर, हेडलाइट या हॉर्न वगैरह चला रहे हैं, कोई हैवी मशीन चला रहे हैं, उस समय संयोग से हमको कितनी करंट मिलेगी? ये फॉर्मूला है। और इसमें कैपिटल R बहुत छोटा माना गया है, तो आप इसको जीरो मानकर छोड़ सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले में इसको जीरो कर देंगे
तो क्या बचेगा, एन ई अपॉन स्मॉल आर बचेगा, एन ई अपॉन स्मॉल आर। उस सिचुएशन पे एक सेल से मिलने वाली विद्युत धारा कितनी होगी, एक सेल से प्राप्त विद्युत धारा, उसके लिए ये फॉर्मूला है। यहां आप देखें कैपिटल आर बहुत छोटा है, जीरो मानकर इसको छोड़ देंगे तो ये मुझे मिल गया ई अपॉन स्मॉल आर। अब आप देख सकते हैं कि अगर समांतर क्रम में आप सेल्स को कंबाइंड किया है और आपके लोड का प्रतिरोध बहुत कम है, तो आपको कॉम्बिनेशन से जो करंट मिलेगी वो करंट एक सेल से मिलने वाली करंट की n टाइम्स होगी, n गुनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके लोड का रेसिस्टेंस बहुत कम है तो समांतर क्रम में जोड़ने से फायदा आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं लोड का रेसिस्टेंस बहुत कम है तो समांतर क्रम में जोड़ने से आपको फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि n गुनी धारा मिलेगी आपको। तो अगर n सेल्स को कंबाइंड किया है तो आपको धारा n गुनी मिल जाएगी, यानी कि करंट का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई या कोई चेंज नहीं हुआ। आंसर है इंक्रीज हुई, करंट बढ़ गई है, तो फायदा है हमको इसका मतलब। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देख लेते हैं। इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, इसका मतलब है जो लोड है, रेसिस्टेंस हमारा है लोड का, वो बहुत ज्यादा है। और इसके लिए हमने क्या एग्जांपल आपको बताए थे, इसके लिए भी हमने एक एग्जांपल आपको बताए, बल्ब ऑफ टॉर्च। टॉर्च का बल्ब, क्योंकि टॉर्च का बल्ब करंट बहुत कम लेगा, इसका मतलब उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन पे संयोग द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी, संयोग द्वारा प्राप्त विद्युत धारा, तो संयोग द्वारा प्राप्त विद्युत धारा, इस बार स्मॉल आर बहुत छोटा है, इसको जीरो मान के छोड़ देंगे। स्मॉल आर बहुत छोटा है, जीरो मान करके छोड़ देंगे। संयोग से प्राप्त धारा, इसको छोड़ेंगे तो एन ई अपॉन एन आर, एन से एन कैंसिल, ई अपॉन आर। एक सेल से एक सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा I इज इक्वल टू, यहां पर देखिए स्मॉल आर बहुत छोटा है, इसको जीरो मान के छोड़ेंगे, E अपॉन आर आपको मिल जाएगा, E अपॉन आर। अब देखिए क्या इसमें बेनिफिट आपको मिला, फायदा हुआ आपको? आपको फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उस सिचुएशन पे कॉम्बिनेशन से हमको उतनी ही करंट मिलती है जितनी की एक सेल से मिलती है, तो कॉम्बिनेशन करने का क्या फायदा फिर तो। ठीक है, तो ये हमने कंडीशंस बना ली और करंट के बारे में जानकारी ले ली। अब फाइनली हम ये देखना चाहते हैं कि करंट में, रेसिस्टेंस में या आपका जो ईएमएफ है उसमें क्या हुआ, बढ़ा या नहीं बढ़ा। सबसे पहले बात करते हैं कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल E आया है। अगर कुल विद्युत वाहक बल E है तो ये इंक्रीज हुआ, नहीं इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, क्या हुआ है? एक सेल का विद्युत वाहक बल भी E है और पूरे कॉम्बिनेशन का विद्युत वाहक बल भी कितना है, E। इसका मतलब है विद्युत वाहक बल में तो कोई परिवर्तन नहीं हो पाया, बढ़ा भी नहीं, घटा भी नहीं, जितना एक सेल का था उतना पूरे कॉम्बिनेशन का है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। करंट की बात अगर मैं करता हूं तो करंट मैंने देखा कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कम होने पर करंट बढ़ेगी। इस वाले केस में करंट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज। और इस वाले केस में तो करंट नो चेंज। ठीक है, अब मैं सिर्फ बात करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरा मकसद ये है, मेरा पर्पस ये है कि मैं इस कॉम्बिनेशन से हैवी मशीन ही चलाऊं। तो अब मैं
जो कम करंट लेते हैं उनकी बात नहीं करूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, इसको अच्छे से आप समझ लें। मेरा क्या पर्पस है कि मैं कॉम्बिनेशन के द्वारा हैवी मशीन ही चलाना चाहता हूं, ठीक है, मैं यही चलाना चाहता हूं, मैं इसकी बात ही नहीं करूंगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आप हैवी मशीन चलाना चाहते हैं तो करंट को इंक्रीज करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन आप करेंगे? आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा कैलकुलेशन है, आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी पूरा कैलकुलेशन आपके सामने है। सीरीज का आप अपनी कॉपी से देख सकते हैं। तो प्लीज मुझे देख करके बताइए कि अगर आप हैवी मशीन चलाना चाहते हैं तो करंट को इंक्रीज करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे या सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे? तो आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि हैवी मशीन्स में चलाने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही करंट इंक्रीज होती है। आप देखिए सीरीज में, आप चेक करके देखिए अपनी कॉपी में, अगर तो जहां हैवी मशीन जब आपने चलाई है तो करंट इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है। तो हैवी मशीन्स को चलाने के लिए आप कौन सा करंट, हैवी मशीन चलानी है तो करंट को इंक्रीज करने के लिए आप कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि हैवी मशीन्स को चलाने के लिए अगर आप करंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन करेंगे? आंसर है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यह भी पूछा जा सकता है, इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर आप हैवी मशीन चला रहे हैं या अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने किया है तो आप करंट कैसे ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, हैवी मशीन चलाने में या लो करंट वाले डिवाइसेस में? तो अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया हुआ है तो हैवी मशीन्स में ही हम करंट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन की एक ड्रॉबैक ये है, इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि हैवी मशीन्स चलाने में पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ईएमएफ इसका देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इसका पुश जो होता है वो अभी भी 1.5 वोल्ट ही है। इसका फोर्स, इसका जो धक्का है वो अभी भी कम ही है। जो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल आपको बताया था उसके मुताबिक जब हम हैवी मशीन चलाने जाते हैं, यानी कि ट्रक को मुझे धक्का देना है, हैवी मशीन है, ट्रक को मुझे धक्का देना है, तो करंट तो इंक्रीज हो गई है। धक्का देने वाले लोग तो मेरे पास 50 हैं, लेकिन उन लोगों का पुश कम है। क्यों? क्योंकि वो सब 5-5 साल के बच्चे हैं। पुश उनका अभी भी कैसा है? बहुत कम, इसलिए वो फिर से ट्रक को धक्का नहीं दे पाते। तो हमारी प्रॉब्लम पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारी प्रॉब्लम अभी भी है कि हम जो भी हैवी मशीन चलाना चाहते हैं करंट तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इंक्रीज कर देगा, लेकिन वो जो बैटरी होगी उसका पुश अभी भी इंक्रीज नहीं होगा, केवल 1.5 वोल्ट रहेगा और 1.5 वोल्ट से ये ऑपरेट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हैवी मशीन्स के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमारे काम में नहीं आया। बात समझ में आ रही है आपको कि हैवी मशीन्स को चलाने के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हमारे यूज का नहीं रहा। करंट तो हमने इंक्रीज कर लिया, लेकिन पुश इतना कम है कि अभी उसका सेल्फ स्टार्टर नहीं चलेगा, हमारी मशीन ऑन नहीं होगी, काम नहीं करेगी। सीरीज में क्या प्रॉब्लम थी? सीरीज में पुश तो ज्यादा हो जाता था, n टाइम्स इंक्रीज हो जाता था, ईएमएफ बढ़ जाता था बैटरी का, लेकिन जब हम हैवी मशीन चलाने जाते थे तो करंट इंक्रीज नहीं होती थी, तो हमारा काम नहीं बनता था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? हैवी मशीन में करंट इंक्रीज हो गई पर पुश अभी भी बहुत कम है। तो दोनों में हमारे पास अभी भी प्रॉब्लम है, दोनों में, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। एक बार फिर से अब मैं आपको बता दूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ क्या होता है? बढ़ जाता है, लेकिन हैवी मशीन चलाने जाओगे करंट इंक्रीज नहीं होती। हम दोनों चीज इंक्रीज करना चाहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में
हैवी मशीन चलाने जाइए, करंट तो इंक्रीज हो जाएगी, पुश अभी भी कम है तो भी हमारा काम नहीं होगा, हमारी मशीन ऑपरेट नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन पे हमें क्या करना चाहिए? तो आंसर है, जब हमारा काम सीरीज से भी नहीं बना, हमारा काम पैरेलल से भी नहीं बना। अब आप सोचेंगे हमारा काम क्या है? तो बेटा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमारा काम है हैवी मशीन्स को ऑपरेट करना, वही हमारा वर्क है, वही हमारा मेन पर्पस है। तो अगर हमारा काम सीरीज और पैरेलल दोनों से ही नहीं बना तो हम क्या करेंगे? तो आंसर है, ऐसी सिचुएशन के लिए अभी भी हमारे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है? आपको याद होगा कल मैंने जब लास्ट क्लास में मैंने बताया था तो 3 प्रकार से कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, सीरीज, पैरेलल और एक मिक्स्ड ग्रुपिंग बताई थी। अब वो तीसरा वाला रास्ता हम अपनाएंगे, मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे। हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी करेंगे और सीरीज के साथ साथ उसमें पैरेलल भी करेंगे, और ऐसा करके देखते हैं कि क्या हम दोनों चीज इंक्रीज कर पाते हैं। तो इसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आई होप कि ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, आगे की क्लास में बाकी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।